आप लोग कक्षा 8 में हैं और सामाजिक विज्ञान में आने वाला यानी कि सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाला नागरिक शास्त्र के अधीन आने वाला एक अध्याय जो है, जो आप लोगों के पारस प्रकाशन के पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय संख्या 5 है, द रोल ऑफ द पुलिस। इसी को अभी हम लोग कर रहे हैं, इसी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और अब इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। यह हम लोगों का इस अध्याय का कक्षा संख्या 3 है। इसके पहले के 2 कक्षाओं में हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट को देखा है। पुलिस क्या होता है इसको हम लोगों ने जाना है, मैंने बताया है पुलिस के कार्य, पुलिस के बारे में, एफआईआर के बारे में, और भी बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं। या फिर हम लोग बात करें कि जो हायरार्की है जो पुलिस ऑर्डर का, यानी कि पुलिस पद का जो हायरार्की है, जो क्रमानुसार है भारतीय पुलिस व्यवस्था में, इन सारी चीजों को हम लोगों ने अभी तक देखा है और भी बहुत सारी चीजें देखी है। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली कक्षा में जहां पर हम लोगों ने बात किया था एफआईआर का, तो इस कक्षा में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे द पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था इस अध्याय के। तो बात करते हैं द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसको जान जाते हैं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो हिंदी में द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सरकारी वकील कहलाता है। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदी में हम लोग सरकारी वकील कहते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कुछ नहीं, एक सरकारी वकील कहलाता है हिंदी में। अब ये सरकारी वकील का कंसेप्ट क्या है? ही एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द जज इन द ट्रायल कोर्ट। ये जो द पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, यानी कि जो सरकारी वकील होता है, यह ही सी या फिर दे, मतलब जो भी है, चाहे ये पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो थर्ड जेंडर है, ही एक्ट, ही सी और दे एक्ट ऑन द, यहां पर सिर्फ ही लिखा हुआ है इसलिए ही पढ़ रहे हैं, सी भी हो सकता है और दे भी हो सकता है, थर्ड जेंडर। तो ही सी और दे एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द जज इन द ट्रायल कोर्ट। जो ट्रायल कोर्ट होता है वहां पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो सरकारी वकील होता है, वो न्यायाधीश के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता है। He need to be impartial and his duty is to bring before the court the truth of the case। यह माना जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है, और यह व्यवस्था है या फिर यह आइडियोलॉजी, इस विचारधारा से हम लोग चलते हैं कि यह जो व्यक्ति है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो निष्पक्ष होना चाहिए। वो निष्पक्ष होगा और कोर्ट के सामने जिस भी विषय से जुड़ा हुआ वो कार्य कर रहा है, उसका सारा सत्य जो है निष्पक्षता के साथ लाएगा। द डिफेंडेंट कैन ऑल्सो हायर अ डिफेंस लॉयर टू डिस्कस हिज केस इन द कोर्ट। जो डिफेंडेंट है वो भी अपना एक वकील, जिसको डिफेंस लॉयर कहते हैं, वो भी हायर कर सकता है अदालत में, ताकि उसके केस पर उसका पक्ष जो है वो, उसकी पक्ष की सुनवाई हो सके। The judge decides the case after hearing the argument of both the public prosecutor and defense lawyer। जो जज होता है, जो जज होते हैं, वो निर्णय लेते हैं किस आधार पर? तो दोनों वकील यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है और जो डिफेंस लॉयर है, जो डिफेंस वाले पार्टी की तरफ से आया गया वकील है, अधिवक्ता है, इन दोनों के बात को सुनकर जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना निर्णय लेते हैं। क्रिमिनल केसेज आर कंडक्टेड इन सेशन कोर्ट। जबकि क्रिमिनल केसेज जो है वो सेशन कोर्ट में आता है। ये हम लोगों ने जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी देखा था। लिखा हुआ है द रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट आर इंडिपेंडेंट। पुलिस और कोर्ट का जो कार्य है वह एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कि एक दूसरे पर आधारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग 4 स्टेप। इसको इस 4 स्टेप के आधार पर, इन 4 बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, या फिर इन 4 कदमों के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि किस आधार पर यह सारा कुछ होता है। इट कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पुलिस और कोर्ट जो है एक दूसरे के अधीन होकर कार्य नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं।
अब ये जो इंडिपेंडेंस है, यह जो स्वतंत्रता है, दोनों जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अब इसकी बात कर ली जाए तो ये जो कुछ बिंदु हैं, ये जो कुछ कदम है, ये जो कुछ स्टेप हैं, इससे यह और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो पहला है द क्राइम टेक प्लेस, द विक्टिम रिपोर्ट टू द पुलिस। सबसे पहले जो है वो क्राइम होगा तो जो विक्टिम है, जो जिस पर वो क्राइम हो रहा है, जो उसका भुक्तभोगी है, वो उसको पुलिस में रिपोर्ट करेगा, यानी कि एफआईआर की बात आएगी। पुलिस रीचेज द प्लेस, फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करके उस जगह पर, घटना स्थल पर जाएगा। फॉर्मर एफआईआर रजिस्टर्ड, घटना स्थल पर जाकर फिर एक एफआईआर को रजिस्टर करेगा। कभी कभी पुलिस जो है थाने में भी एफआईआर रजिस्टर कर लेता है, तो कभी कभी कहता है कि नहीं चलिए घटना स्थल पर चलते हैं आपके साथ, फिर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। तो एफआईआर रजिस्टर हो रहा है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद द पुलिस आइडेंटिफाइज एंड इंटरोगेट द एक्यूज। फिर जो पुलिस है एफआईआर दर्ज करने के बाद जो एक्यूज है, जो आरोपी है, या फिर जो भी उस घटना स्थल से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, उसको इंटरोगेट यानी कि उससे सवाल पूछेगा, उससे अलग अलग तरीके के सवाल जवाब किए जाएंगे, और फिर वहां पर ये सारी चीजों की जांच पड़ताल की जाएगी कि कौन इसमें आरोपी है, किस पर शक है। फिर उसको पुलिस जो है वो पकड़ेगी, अपने कस्टडी में रखेगी, अपने हिरासत में रखेगी। द पुलिस फ्रेम चार्जेज एंड फाइल चार्जशीट इन द कोर्ट। फिर उसके आधार पर जो पुलिस है चार्ज यानी कि मामला दर्ज करेगा और फिर उसको अदालत में उस मामले को पेश करेगा। द कोर्ट एग्जामिन द केस। अब यहां से पुलिस ने कोर्ट तक इसको दे दिया चार्जशीट को। अब यहां पर कोर्ट का कार्य आ रहा है। अब कोर्ट जो है सबसे पहले आया इस घटना में, और कोर्ट जो है उस केस को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन, जब बहुत सारे जांच पड़ताल हो जाएंगे तो द कोर्ट गिव्स इट्स डिसीजन। तब जो न्याय तंत्र है, न्यायपालिका है, वो अपना निर्णय लेता है। यानी कि घटना होता है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करके सारा कुछ अपने तरीके से जांच पड़ताल करके उसको अदालत तक भेज देती है। फिर अदालत अपना कार्य करती है और वहां पर फिर निर्णय लिया जाता है। यानी कि पुलिस और अदालत का कार्य अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और अगर देखा जाए बड़े स्तर पर तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। आगे बात करेंगे तो बात करेंगे हम लोग केस स्टडी का। यहां पर इंडिपेंडेंट है अगर पुलिस और ये दोनों, तो यहां पर एक शब्द और आ रहा है कि ये दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट भी हैं। यानी कि जो पुलिस और कोर्ट है ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पुलिस के आधार पर, पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर ही जो कोर्ट है वो आगे की कार्रवाई कर रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। पुलिस मामला को भेजेगा तो कोर्ट निर्णय लेगा, यानी कि कार्रवाई करने के बाद, सुनवाई करने के बाद निर्णय लेगा। यानी कि कोर्ट को भी अगर कोई कार्य करना है तो उसको सबसे पहले जो है पुलिस के तहत ही आना होगा। यानी कि पुलिस जो है वह अपना चार्जशीट जो है वो कोर्ट में लगाएगा, तब कोर्ट कार्य करेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, अंग्रेजी में कहें तो इंटरडिपेंडेंट हैं। अब हम लोग एक केस स्टडी करेंगे, और केस स्टडी करते ही, हालांकि हम लोग का यह अध्याय अब समाप्त हो जाता है। द रोल ऑफ द पुलिस जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है वो समाप्त हुआ। लेकिन अब हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे। एक ऐसा केस स्टडी का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे, और जो समाज में घटे हुए हैं या घटते रहते हैं वैसे उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे अपने विषय यानी कि द रोल ऑफ पुलिस के आधार पर कि क्या यह जो विषय है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे कार्य करता है। यानी कि केस स्टडी में एक केस को लेंगे, यानी कि एक विषय को लेंगे, उसको स्टडी करेंगे। और यहां पर जो केस स्टडी होगा, चूंकि द रोल ऑफ द पुलिस अध्याय के अंतर्गत आ रहा है, तो ये पुलिस शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ ही केस स्टडी होगा। पृष्ठ संख्या 177 से शुरू हो रहा है ये, और यह केस स्टडी जो है यह पृष्ठ संख्या 178 तक जा रहा है। और फिर 178 में ही हम लोग क्विक रिकॉल और एक्सरसाइजेज की भी बात करेंगे। तो अभी हम लोग पेज नंबर 177 पर हैं। 177 की बात करते हैं, केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। इसका हेडलाइन है पनिशिंग किड्स इज गुड फेथ
नॉट एन ऑफेंस। अगर कोई माता पिता, अगर कोई अभिभावक अपने किड्स को, अपने बच्चों को अगर पनिश करता है, अगर उसको कोई सजा देता है, कोई दंड देता है गुड फेथ में, यानी कि उसके भलाई के लिए, तो वो जो है वो ऑफेंस नहीं है, वो क्राइम नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है। यानी कि एक अभिभावक, एक माता पिता के द्वारा अपने बच्चे को पनिशमेंट देना जुर्म नहीं है, अगर वह उसके भलाई के लिए किया जा रहा पनिशमेंट है तो। कैन स्कूल पनिश चिल्ड्रेन इन गुड फेथ? यहां पर सवाल आ रहा है सबसे पहले, क्या एक विद्यालय अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अच्छाई के लिए, भलाई के लिए पनिश कर सकता है, सजा दे सकता है? सवाल है। इज यूजिंग द कैन द ओनली वे टू डिसिप्लिन चाइल्ड? यहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ यही तरीका है, यानी कि पनिशमेंट ही तरीका है जिससे बच्चों में डिसिप्लिन लाया जा सके, अनुशासन लाने का यही तरीका है? पहला प्रश्न है कि क्या विद्यालय को अपने विद्यार्थियों को पनिश करना चाहिए, यानी कि सजा देना चाहिए, अगर वो उनकी भलाई के लिए हो तो? दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या सजा देने से ही भलाई होगी, क्या सजा देने से ही अनुशासन आएगा? आगे बढ़ते हैं, ये दोनों प्रश्न हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 178 पर आते हैं। द इश्यू ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन स्कूल कैंपसेज हैज वंस अगेन come to the fore with the Karnataka High Court ruling that punishing a child in good faith cannot be construed as an offense। ये सारा जो मुद्दा है यह भारत के एक राज्य कर्नाटक के उच्च न्यायालय कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह बात और ज्यादा आ जाती है, या फिर और ज्यादा पब्लिक डोमेन में, यानी कि लोगों के चर्चा के बीच बात आती है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा यह बताया गया, यह फैसला दिया गया कि अगर बच्चों को उनकी भलाई के लिए अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है उनके अभिभावक के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, उनके विद्यालय के द्वारा, तो यह अच्छी बात है, यह कोई क्राइम नहीं है, यह कोई जुर्म नहीं है। इन दिस कंप्लेंट, इस कंप्लेंट में क्या हुआ था, यहां पर एक कंप्लेंट किया गया था, तब ये सारे सवाल उठे थे, क्योंकि केस स्टडी में कोई घटना होती है तो ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ एक घटना है, भारत के कर्नाटक राज्य, भारत देश के कर्नाटक राज्य। इन दिस कंप्लेंट, इस कंप्लेंट में पुरंदरा एक व्यक्ति का नाम है, पुरंदरा अ क्लास 9 स्टूडेंट, जो कि क्लास 9 का एक विद्यार्थी है, ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल इन पुट्टूर दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट इंचार्ज पुलिस JPM Cherian for caning him on the ground that he was troubling other student in the hostel। क्या होता है, यहां पर एक केस दिया हुआ है, यह केस जो है भारत के कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ, कर्नाटक का एक जिला है दक्षिण कन्नड़ जिला, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, वहां का एक क्षेत्र है पुट्टूर। पुट्टूर का एक सरकारी विद्यालय है जहां पे कक्षा 9 का एक विद्यार्थी पुरंदरा एक कंप्लेन करता है पुलिस में, किसके खिलाफ, तो अपने प्रिंसिपल JPM चेरियन के खिलाफ, और कहता है कि JPM चेरियन ने उन्हें ग्राउंड पे, यानी कि जमीन पर लिटाकर उसे पनिश किया, यानी कि इस विद्यार्थी को पनिश किया गया उसके प्रधानाचार्य के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति था, यानी कि जो क्लास 9 का जो पुरंदरा था, यह अपने छात्रावास में बाकी बच्चों को परेशान कर रहा था, जिसके कारण से उसके प्रधानाचार्य ने, यानी कि JPM चेरियन ने पुरंदरा को जमीन पर लिटाकर सजा दी। तो इसके खिलाफ वह विद्यार्थी, क्लास 9 का वो विद्यार्थी जो है वो कंप्लेन दर्ज करता है वहां के पुलिस स्टेशन में, अपने थाना में। पुरंदरा सेड ही वाज बीटन बाय ए स्टिक ऑन हिज बैक, राइट हैंड एंड फेस। पुरंदरा कहता है, वह एक छात्र है, छात्रा नहीं है, वह एक छात्र है, ही लिखा हुआ है तो वह एक छात्र है, तो कहता है
पुरंदरा कहता है कि उसको पीटा गया छड़ी से, उसके पीठ पर, उसके दाहिने हाथ पर और उसके चेहरे पर छड़ी से उसकी पिटाई की गई। But the principal took legal resources under section 95 on the Indian Penal Code, which state causing slight harm, nothing is an offense by a reason that it causes or that is to be intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm. Also 1948 बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन। लेकिन अब यहां पर यह तो आरोप लगाया गया उस विद्यार्थी के द्वारा, लेकिन अब प्रिंसिपल के द्वारा क्या कहा गया, उस प्रधानाचार्य के द्वारा जिसके खिलाफ यह केस कंप्लेन किया गया उस विद्यार्थी के द्वारा, उसने अपने पक्ष में क्या कहा, तो उन्होंने उसी कोर्ट यानी कि भारतीय न्याय तंत्र के अधीन ही एक 1948 का बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को पक्ष में लेते हुए और सेक्शन 95 को, सेक्शन 95 को अपने पक्ष में लेते हुए वो व्यक्ति यानी कि वो प्रिंसिपल कहता है कि अगर स्लाइट हार्म यानी कि थोड़ा बहुत अगर नुकसान होता है और अगर वह किसी के अच्छाई के लिए है, मास पीपल के अच्छाई के लिए है, तो वो चीज जो है वो गलत नहीं है। The issue before the court was if the school assaulted the student to maintain school discipline, whether it attract penal section against the teacher or not, and the court clearly said no, said M.R. Balakrishnan, advocate for the principal। अब क्या होता है, अब ये जो इशू है ये कोर्ट पे जाता है, यानी कि वो विद्यार्थी तो अपने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है। अब एफआईआर से वो कोर्ट तक चला जाता है, फिर प्रिंसिपल जो है अपना पक्ष रखते हैं। प्रिंसिपल एक अपने एडवोकेट, अपने वकील को रखते हैं जिनका नाम एम.आर. बालकृष्णा होता है। एम.आर. बालकृष्णा से कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है कि क्या ये जो सारी चीजें प्रिंसिपल के द्वारा की गई, क्या वो डिसिप्लिन यानी कि क्या वो अनुशासनात्मक कार्रवाई था, क्या वो किसी को हार्म किया या नहीं किया, या फिर वो जो भी कार्रवाई की गई वो अनुशासन के लिए की गई। इन सारे चीजों के जवाब में एम.आर. बालकृष्णा कहते हैं कि हाँ, इससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है, यह अनुशासन के लिए किया जा रहा कार्रवाई है। और बालकृष्णा, एम.आर. बालकृष्णा जो है ये एडवोकेट हैं उसी प्रिंसिपल के। बट द कोर्ट रूलिंग वाज ट्रिगर्ड ऑफ अ फ्रेश डिबेट ऑन द इशू ऑफ पनिशिंग चिल्ड्रेन। लेकिन कोर्ट का जो रूलिंग आता है, कोर्ट का जो फैसला आता है, वो एक फ्रेश डिबेट को शुरू कर देता है, फ्रेश वाद विवाद की बात करता है कि क्या बच्चों को पनिश करना इस तरीके से अच्छा है। देयर आर वेज टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन, बहुत सारे तरीके हैं बच्चे को डिसिप्लिन में लाने का। अब कोर्ट तो कहता है कि अगर ये सारी चीजें ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, तो कोई बात नहीं है, करनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर करनी चाहिए तो क्या यह सही है, फिर तो सारे प्रिंसिपल करेंगे। चेहरे पे डंडे से मार रहे हैं, दाएं हाथ पर मार रहे हैं, पीठ पर मार रहे हैं, तो ये दिक्कत है। तो यहाँ पर यह भी चर्चा का विषय आता है कि क्या ये सारी चीजें जो है वो सही है, क्या ये सारी चीजें सही होनी चाहिए, ये तो फिर एक कल्चर बन जाएगा। If a child come late, the school can always ask him or her to stay back for longer hour rather than beating him or her। कहा जा रहा है कि अगर एक बच्चा अगर स्कूल लेट आ रहा है तो उसको विद्यालय के द्वारा यह भी तो कहा जा सकता है कि आप खड़े रहो यहाँ पर, या फिर धूप में खड़े रहो, या फिर कोई और सजा दिया जा सकता है, न कि फिजिकल पनिशमेंट, न कि उसको मतलब पीटने का, यानी कि बीटिंग वाला जो कंसेप्ट है इसको बचाकर और भी तो सजा दिया जा सकता है, ये भी तो प्रावधान हो सकता है। अगर कोई गैर कानूनी या गैर अनुशासनात्मक कार्य कर रहा है तो उसको आप जमीन पर लिटा दीजिएगा, उसको डंडे से पीटिएगा, उसको चेहरे पे डंडे से मारिएगा, उसके हाथ पर डंडे से मारिएगा। और कोर्ट भी कह रहा है कि सही है क्योंकि ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है, तो लोग कह रहे हैं तो फिर तो ये चीज गलत है, ये तो कल्चर बन जाएगा। क्यों ना कोई और तरीका दिया जाए। ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का तरीका कुछ और भी हो सकता है। बाहर खड़े कर लीजिए, धूप में खड़े कर दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। कहिए कि अब तुम जाओ, घर जाओ, अब तुमको स्कूल में नहीं रखेंगे, कल आना, समय पर आना। अब ये थोड़ी है कि अब आ रहा है तो उसको अब डंडे से मारिएगा।
कॉर्पोरल पनिशमेंट इज एन आर्ची, फिजिकल एब्यूज इज स्ट्रिक्ट नो फॉर अ चाइल्ड। फिजिकल एब्यूज जो है, ये जो शारीरिक जो कष्ट देने वाला जो प्रावधान है, ये नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। इवन वर्बल कास्टिगेशन विल इफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, सेड आकाश रियाल, प्रिंसिपल ऑफ बेथनी स्कूल। बेथनी स्कूल का जो एक प्रिंसिपल है, एक प्राचार्य हैं आकाश रियाल, उन्होंने कहा कि वो सारी चीजें तो ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो फिजिकल एब्यूज है ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि जो ओरल यानी कि जो बोल कर भी अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर बुरा भला अगर बच्चों को बोला भी जा रहा है, तो उससे भी नुकसान है बच्चे का, क्योंकि वो भी उस बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता है, मानसिक रूप से उसको जो है उग्र बना सकता है, वो भी जो है वो गलत है। इसी के साथ यह अध्याय जो है अब रोल ऑफ द पुलिस समाप्त होता है पीएसबीआई पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। अगली कक्षा में जब हम लोग आएंगे तो इस अध्याय को एक बार क्विक रिकॉल करेंगे इन 4 बिंदुओं में, फिर हम लोग एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटीज की बात करते हुए इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, जहां पर हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे।